सर करते करते हार गए मैडम, हार गई मैं। दिल्ली में एक लड़की का बर्बरता से रेप कर दिया जाता है। दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी जाती हैं और 11 साल बाद जब इस मामले में फैसला आता है तो कोर्ट संदेह के आधार पर आरोपियों को बेगुनाह बताती है और फांसी जैसी गंभीर सजा से बरी कर देती है। हम बात कर रहे हैं 2012 के छावला गैंगरेप केस की। 9 फरवरी की वो सर्द रात थी जब अनामिका, बदला हुआ नाम, अपनी पहली नौकरी की पहली सैलरी लेकर घर आ रही थी, लेकिन दरिंदों ने उसके साथ ऐसी हैवानियत की कि रूह कांप जाए। 11 साल बीत चुके हैं। अनामिका का परिवार अदालत से लेकर कानून की ठोकरें खा रहा है। इन 11 साल में अनामिका के परिवार का किसी ने साथ दिया है तो वो है सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना जी। योगिता भयाना जी ने इस केस के हर पहलू को सबसे करीब से देखा है, उस परिवार के साथ एक लंबा वक्त बिताया है, केस की हर सुनवाई के समय कोर्ट में मौजूद रही हैं और इस केस की हर वो पहलू को जानती है जो शायद अब तक आपको बताया नहीं गया है। योगिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी ऑनलाइन में। हम सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि कोर्ट रूम में ऐसा क्या हो रहा है, कोर्ट रूम में ऐसा क्या हुआ इस कोर्ट की सुनवाई के, इस मामले की सुनवाई के दौरान वकीलों ने ऐसी क्या दलीलें दी जिसकी वजह से एक फांसी जैसे गंभीर मामले को एक मतलब आरोपियों को बरी कर दिया गया। देखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था, मैं भी हियरिंग्स पे जा रही थी, तब तक लगा नहीं था कि ये नतीजा आएगा उसका। इसलिए हमने उस पर इतना वो नहीं दिया कि हमें लगा अपनी ये फॉर्मेलिटीज़ जो कर रहे हैं, क्योंकि लोअर कोर्ट ने फांसी दे दी थी, हाई कोर्ट ने भी फांसी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट में इन आरोपियों ने अपील की कि हमें मतलब हमको मौका दिया जाए, या हाँ मतलब ऑफ कोर्स वो अपील करते ही हैं इन एवरी केस। तो वो अपील उसकी सुनवाई शुरू करने में 4 साल लग गए। तो उन्होंने अपील की 2014 में, जब हाई कोर्ट ने फांसी दी। 2017-18 में जाके यहाँ पहली हियरिंग, वो भी हमने बहुत ज़्यादा इसको पुश किया कि जल्दी से सुनवाई हो, तो जाके पहली बार ये केस खुला। जब फिज़िकल हियरिंग्स शुरू हुई और मैंने भी जाना शुरू किया माता पिता के साथ, तो हार्डली हमें मौका दिया गया कुछ। मतलब हमें लगा कि मात्र फॉर्मेलिटी है, होनी तो फांसी ही है, तो ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा उसको अग्रेसिवली हम बैठे रहते थे, सुनते रहते थे और वो अपनी दलीलें देते थे उधर के पक्ष। तो उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि ये डीरेल करने वाले हैं केस को। तो जब ये अनाउंसमेंट हुई उसके बाद भी यकीन नहीं हुआ कि हुआ क्या, क्योंकि उन्होंने हमें कभी क्रॉस क्वेश्चन किया नहीं कि इन्वेस्टिगेशन फॉल्टी है। बहुत ज़्यादा उस पर एम्फेसिस नहीं था, वो नॉर्मल होता है जितना होता है, क्योंकि निर्भया केस में भी उन्होंने क्वेश्चन किया था इन्वेस्टिगेशन को, बट उतना ही टच किया था। तो मैं जब उस हियरिंग में भी थी तो मुझे लगा ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक लीगल थिंग है, और इसलिए मैंने ज़्यादा उस पर तवज्जो भी नहीं दिया। हमारे वकील भी नॉर्मल थे, क्योंकि उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर नहीं पूछा गया इन्वेस्टिगेशन फॉल्टी है, नॉर्मल पूछा, उन्होंने जवाब भी दिए, बहुत अच्छे से जवाब दिए। जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो जो हमारी तरफ की लॉयर थी, जिनको हमने परी की तरफ से हायर किया था, वो खुद बहुत परेशान थी, उनको यकीन ही नहीं हुआ, और मैं भी वहीं कोर्ट में मौजूद थी। तो हमें तो सुनने में लगा कि गड़बड़ हुई है, हमें समझने में कुछ हुआ, क्योंकि 10 सेकंड की जजमेंट दी उन्होंने। और क्यों 10 सेकंड में कि हाँ हम उन्हें बाइज्जत बरी करते हैं, वी सेट देम फ्री। 10 सेकंड भी नहीं लगे और ये एक महिला जज ने पढ़ा, क्योंकि उनका आखिरी दिन था जो जज थे चीफ जस्टिस, तो इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी में सारे फैसले सुनाए। बट क्यों किया, कैसे किया, उसका जो 40 पेज का जो उन्होंने जजमेंट आना था वो रात में अपलोड होना था। तो देखिए कितनी बेचैनी की बात है, सुबह 10 बजे आप एक फ़ैसला दे रहे हो और जिसकी कोई दलील नहीं दे रहे हो, वो भी इतना बड़ा अन्याय किसी परिवार के साथ, क्यों, कैसे, कब, उसका कुछ जवाब नहीं था। तो हमें रात को 8 बजे तक वेट करना पड़ा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब रात को 8 बजे हमें जजमेंट की कॉपी आई 40 पेजेस की, उसमें उन्होंने सारे सवाल इन्वेस्टिगेशन पे और सेशन कोर्ट पे खड़े कर दिए कि उन्होंने जल्दी जल्दी में गलत फैसला दिया है। तो बताइए अब मैं ऐसी कानून और ऐसी व्यवस्था पे कैसे यकीन करूं। तो ये सब मुझे बहुत बुरा इसीलिए ज़्यादा लग रहा है कि आपने पूछा भी नहीं सवाल। अगर आपको डाउट था तो आप हमारी तरफ से मंगाते कि आप सफाई मंगाते कि आपने ऐसा क्या किया, पुलिस को पार्टी बनाते, या कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं और आपने सीधा जजमेंट दे दी। तो दैट इज़ वेयर इट हैज़ रियली बीन बॉदरिंग अस। मैम, हमने आपका वो वीडियो भी देखा था जब फैसला आया था,
एक तो काफ़ी चौंकाने वाला ही फैसला था। किसी ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके का ये फैसला आएगा कोर्ट का। उनकी माँ का एक वीडियो आया था जो आपने अपलोड भी किया था, हमने देखा भी था आपके सोशल मीडिया अकाउंट से। वो बहुत भावुक करने वाली तस्वीर थी। वो एक माँ का दर्द था जो मतलब जो अल्फाज नहीं थे, जो सिर्फ आंसुओं से बहे जा रहे थे। वो एक संघर्ष था 11 साल का कि एक माँ ने वो अपनी बेटी के लिए संघर्ष किया। बहुत सारी माएँ हैं जो इस तरीके का संघर्ष कर रही हैं, बहुत सारे परिवार हैं जो इस तरह के संघर्ष कर रहे हैं। तो वो जब फैसला आया था तो जो अनामिका की माँ थी, मुझे लग रहा है वो सबसे ज़्यादा इस दौरान आपके करीब रही थी। उनका पहला शब्द क्या था? देखिए, वो बहुत सीधे लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो बेचारे अपने शब्द भी ठीक से रख नहीं पाते हैं। और वो आपने उनकी हालत तो देख ही ली है, कितने 11 साल वो आज तक मानी ही नहीं कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। उनको हमने कितनी थेरेपीज़ कराई हैं, उनको कितने मैंने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स की कोशिश की, उनको ये मतलब जागरूक करने के लिए कि आपको लड़ना है। तो वो बेचारी तो बहुत ही वैसे ही टूटी हुई इंसान है, माता पिता दोनों। पर माता जी तो बिल्कुल ही आप शक्ल से ही देख लेंगे कि कितना वो परेशान, और पहले से ही वो परेशान थी। और जब ये फैसला आया और मैंने उन्हें बताया ये फैसला आया है, तो हम दोनों एक दूसरे की बस शक्ल देख रहे थे और हमारे आंसू टप टप बह रहे थे दोनों के। और हमें ये नहीं मालूम कि हमने कुछ शब्द भी एक्सचेंज किए। हम 10 मिनट 15 मिनट तक तो बिल्कुल वी वर फ्रीजिंग। हम दोनों क्या तीनों, हम तीनों ही बैठे थे, माता पिता और मैं। हम पार्क में वहाँ वेट कर रहे थे, हमारी लॉयर आके हमें बताएंगी, तो हम तीनों कुछ बोल ही नहीं पाए। मैम, ऐसे पहले भी कोई मामले आए हैं क्या कि जो इस तरह के जघन्य अपराध हों, कोर्ट ने उसमें जो आरोपी हों उनको या तो मतलब उनकी सज़ा कम कर दी है या फिर मामला ही बिल्कुल मतलब फैसला ही बिल्कुल बदल दिया, ऐसा और भी कोई जी आपको याद है? जी, बहुत सारे केसेस हैं। अभी तो देखिए, मैंने मेरे एक्टिविज्म के बाद से जब से मैंने इन कामों में मतलब ये विक्टिम्स के साथ काम शुरू किया है, क्योंकि हमारी कोर्ट्स इतनी स्लो हैं, हालांकि फास्ट ट्रैक बोलते हैं, अभी तक कुछ ही फैसले आए हैं, बाकी अभी तक सब ट्रायल में हैं। ठीक है, तो क्योंकि 10 12 15 साल की एज बहुत कम होती है जुडिशरी में, तो मेरे एक्टिविज्म की एज उतनी ही है। तो अभी 2-3 फैसले ही आए हैं। एक गुड़िया, गांधीनगर की गुड़िया है जिसमें आजीवन कारावास उन्होंने दिया। हालांकि उसमें ब्रुटैलिटी इतनी ज़्यादा थी, वो बच्चे अपनी किस्मत से बच गई। उसके बाद भी कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जिससे हम खुश नहीं थे। हम फांसी सोच रहे थे, क्योंकि जो बर्बरता आपने सुनी होगी, क्या क्या नहीं उस बच्ची के साथ किया, उसमें उम्र कैद हुई, वो भी 20 साल की, मतलब कुछ उन्होंने कैलकुलेट की तो 20 साल की सज़ा है। 20 साल बाद वो जो आरोपी है, क्योंकि उसकी उम्र अभी 23-24 साल है, जब वो 43-44 का होगा वो बाहर होगा और फिर से वो दरिंदगी कर सकता है। तो मुझे लगा कि इनफ नहीं है, तो वो सारे फैसले हैं, क्योंकि प्रावधान है फांसी का बच्चों के साथ बलात्कार की घटना में फांसी का, देना ही नहीं चाहता। हमारी कोर्ट बहुत रिलक्टेंट है, उन्हें लगता है कि नहीं ये बहुत बड़ी सज़ा है, पर उन्हें ये नहीं दिखता कि एक बलात्कार, एक छोटे बच्चे के साथ बलात्कार और उसकी बॉडी को इतना ब्रूटल तरीके से वायलेट करना, क्या वो ठीक है? वो ह्यूमन है? तो ये तो हमारे जो जुडिशल इश्यूज़ हैं। और इन्वेस्टिगेशन की अगर बात की जाए तो ठीक है, वो खामियां हैं, बट आप उस पर ठीक कीजिए। आप ठीक कीजिए। अनामिका के साथ जिस हद तक बर्बरता की गई थी, कुछ उसी हद तक की बर्बरता निर्भया के साथ हुई थी। जब निर्भया का केस में फैसला आया था तो देश की बेटियों को, देश की महिलाओं को एक उम्मीद जगी थी कि अब उनकी सुनी जा रही है, अब उनके आरोपियों को सज़ा मिलेगी, अब देश उनके साथ है। लेकिन अब वापस से जब छावला गैंगरेप में ये फैसला आया, तो क्या हम ये समझे कि वो निर्भया के बाद से जो देश की बेटियों की अदालतें से, कोर्ट से, वकीलों से, पुलिस व्यवस्था से उम्मीदें जगी थी, वो सब बिखर गया? मेरी तो टूट गई है। मैं, क्योंकि मुझे निर्भया केस में जो फैसला आया वो 9 साल की जद्दोजहद के बाद और उसकी माता जी के स्ट्रगल के बाद और बहुत सारे मीडिया प्रेशर के बाद आया, और उसमें फांसी हुई तो बहुत लगा, उम्मीद जगी। बट ऐसा अगर फैसला में आता तो मेरा जो विश्वास था वो कानून व्यवस्था पे रहता। उससे साल बीत रहे हैं, अरसा बीत रहा है, मामले बीत रहे हैं, एजुकेशन, दावा किया जा रहा है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो रही है, हम चीज़ों को अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बदल रहा है। तो वो महिलाओं के प्रति होने वाला अपराध,
वो तब भी यही था। अगर हम अभी देखें तो अभी हाल के कुछ वर्षों में ये और जघन्य होता जा रहा है और क्रूरता के साथ ये चीज़ें की जा रही हैं। तो क्या वजह हो रही है? क्या हमारी एजुकेशन पॉलिसी ठीक नहीं है कि हम बच्चों को ठीक से सिखा नहीं पा रहे, नैतिक शिक्षा जैसी चीज़ें नहीं दे पा रहे, हमारा कानून व्यवस्था कमज़ोर है, हमारी अदालतों में देरी हो रही है, या सरकार की कोई कमी है, या फिर मोस्ट ऑफ कई बार सिनेमा भी इन चीज़ों को प्रेरित करता है? तो मतलब आप इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे इन्फोसिस करेंगे कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को रोकने के लिए? जो आपने अपने सवाल में सारे पॉइंट्स बोले हैं वही मेरा सारा जवाब है, और आपने बहुत अच्छे से अब जवाब भी दे दिया, क्योंकि यही चीज़ें सब होनी चाहिए। बट नैतिक जो चीज़ उस पर मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगी, एजुकेशन में वो होना चाहिए। आप सिर्फ करिकुलम को लेकर आप सिर्फ ये जान लें कि 1+1 2 होता है, ABCD, वो एजुकेशन नहीं है। आपको एजुकेशन में अगर आप महिलाओं और पुरुषों को एक बराबरी का दर्जा ना दें, जेंडर इक्वालिटी वो ना हो, तो वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है। बाकी सारे पॉइंट्स जो आपने रखे वही हैं। हर चीज़ जो आपने बोली, कानून व्यवस्था का ठीक होना, अच्छी अदालतें होना, इन्वेस्टिगेशन फेयर होना, सिनेमा का बहुत बड़ा रोल है। मैं तो बार बार अपने इंटरव्यूज़ में बोलती भी हूँ कि जो जिस तरह से सिनेमा में महिलाओं को दिखाया जा रहा है धीरे धीरे बदल रहा है, बट वो मुझे बहुत कचोटता है, क्योंकि उसको करोड़ों लोग देखते हैं, हमारे हर हिंदुस्तानी सिनेमा देखता है और वो उससे इन्फ्लुएंस होता है। तो उनका बहुत सबसे बड़ा जिम्मेदारी बन जाता है। नेताओं के उल जुलूल बयान जो आते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है कि उनके ऊपर भी एक लगाम लगनी ज़रूरी है। पर सबसे ऊपर है एजुकेशन, राइट एजुकेशन। अभी हमारे देख लीजिए सरकारी स्कूलों में ही देख लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में लड़कियों के स्कूल अलग है, लड़कों के अलग है, उनको दूर ही रखा जाता है। तो जब वो इस तरह से देखते हैं कि लड़कियां एक ऐसी चीज़ है जिनको हमसे दूर रखा जा रहा है, तो और ज़्यादा अटैक करते हैं। तो आप एक को एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। लड़के लड़कियों को दूर रखने में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। कहीं पे भी आप बैठक देखेंगे, कुछ भी, इवन पार्लियामेंट में भी लड़के और लड़कियां, महिला पुरुष दूर दूर बैठते हैं। इंक्लूसिविटी ही नहीं है, आप एक दूसरे को अलग मानते हैं। जब तक आप इंक्लूसिविटी नहीं लाएंगे, जब तक अपब्रिंगिंग साथ में नहीं होगी, तो ऐसे क्राइम्स तो बढ़ते रहेंगे। हम अपनी बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे और हम इस बातचीत को योगिता मैम की ही एक ट्विटर पोस्ट से समाप्त करना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोट करते हुए लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि मैं जजों के फैसले को मानने के लिए बाध्य हूँ, पर मैं उस फैसले से सहमत हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। तो आज के लिए योगिता मैम हमारे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, अपनी बातों को, इस केस को इतने आम भाषा में बहुत आसान तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने में हमारी मदद की। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए सुप्रिया सिंह की रिपोर्ट।